हेलो नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आपका अपना चैनल बच्चों के साथी अपने गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम वार्षिक परीक्षा 2026 वर्ग अष्टम विषय गणित के प्रश्नों का हल करेंगे। तो चलिए, तो पहला प्रश्न है हमारा, कोष्टक से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, यह कोष्टक में 5 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, विकल्प है। यह पांचों विकल्प को हमें इस पांचों में भरना है, पांचों प्रश्न में भरना है, ठीक है। यह 5 विकल्प दिया है और इस 5 विकल्प में से इस पांचों का उत्तर देना है। तो चलिए, समीकरण 3x बराबर 2x प्लस 18 का हल, x का मान क्या होगा? तो चलिए इसे बनाते हैं। 3x बराबर 2x प्लस 18, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं, एक तरह के संख्या को, या कहिए इसको, एक तरह के जात वाले को एक तरफ करना है, ठीक है। तो जब भी बराबर के दाएं तरफ से या बराबर के बाएं तरफ से अगर उसका हम जगह परिवर्तन करते हैं, बाएं वाले को दाएं तरफ ले जाते हैं या दाएं वाले को बाएं तरफ ले जाते हैं, तो वो अपने साथ वाले चिन्ह को क्या करता है? बदल लेता है। अगर वो प्लस में रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस में रहता है तो प्लस हो जाता है, भाग में रहता है तो गुना हो जाता है, गुना में रहता है तो भाग हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, 3x बड़ा है या 2x? तो 3x बड़ा है, तो हम कोशिश करते हैं कि 3x के तरफ ही लाएं 2x को। तो ये देखिए 2x है, इसके पहले क्या है? कोई चिन्ह लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है, मतलब पॉजिटिव का साइन है, पॉजिटिव का चिन्ह है। तो इस तरफ आएगा तो क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा 2x। अब यह बराबर है तो बराबर होगा, बराबर 18, ठीक है। अब 3x माइनस 2x, तो 3x में से माइनस 2x जाएगा तो क्या बचेगा? x बचेगा। तो x बराबर 18। तो यहां पर क्या हो जाएगा? x बराबर 18, ठीक है। दूसरा है हमारा a का पावर 0। तो जैसा कि आप भी जान रहे हैं कि a का पावर 0 हो या किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। a हो या कोई भी छोटी से छोटी संख्या हो या बड़ी से बड़ी संख्या हो, अगर उसका पावर 0 है तो वह 1 होगा, ठीक है। अब देखिए, 5 का स्क्वायर प्लस खाली स्थान का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर बराबर 31 का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, खाली स्थान है और स्क्वायर है तो हम प्लस इसको x मान लेते हैं, तो x का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900 बराबर 31 का स्क्वायर कितना होता है? 961, ठीक है। अब देखिए, x स्क्वायर यहीं रह जाएगा बराबर 961। इस तरफ से इस तरफ ले गए तो प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। यहां भी क्या होगा? प्लस से माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, 961 माइनस 925 तो क्या हो गया? 36। जब इसे घटाएंगे तो 36, ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर 36, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 36। तो x का मान 6, x का मान क्या हो जाएगा हमारा? 6, मतलब इस स्थान पर 6 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 0.0000003, चलिए इसे बनाते हैं। 0.00003। अब इसे इस तरह से हम लिख सकते हैं, 3 बट्टे दशमलव के बदले क्या देना है? 1, और इसके बाद कितनी संख्या? 1 2 3 4 5, तो 5 शून्य, ठीक है। अब देखिए, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3/10⁵। इसके बाद
यह भाग में है तो जब गुना में होगा तो क्या होगा, इसका साइन बदल जाएगा, क्योंकि यह नीचे से ऊपर जा रहा है तो साइन क्या होगा, बदल जाएगा। तो 10 टू द पावर -5। ठीक है, यह हमारा आंसर हो गया। इसे लिखेंगे 3 × 10 टू द पावर -5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। कह रहा एक पासा को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। जैसे एक पासा है, उसे जब हम फेंकेंगे, पासा को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप जानते हैं जैसा कि एक पासा में कितनी संख्या होती है, एक पासा में 6 संख्या होती है। 6 संख्या होती है। आपने लूडो खेला होगा, उसमें कितनी संख्या होती है, 6 संख्या। कौन कौन, 1 2 3 4 5 6, इतनी सारी संख्या होती है, 6 संख्या। अब इसमें से देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन है। तो अभाज्य संख्या जो है, अभाज्य संख्याएं कौन कौन है, तो देखिए 2 3 और 5। ये क्या है, 3 अभाज्य संख्या है। कुल कितनी अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है। कुल 3 अभाज्य संख्या है। तो अगर हम जब पासे को उछालेंगे, ठीक है, पासे को फेंकेंगे, तो कोई 6 ही आएगा। जैसे पासे पर 6 संख्या है तो 6 ही संख्या कोई आएगा। तो क्या होगा इसका प्रायिकता, तो प्रायिकता बराबर 3 संख्या है, तो प्रायिकता बराबर संभावना बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना है, 6 है। और कितनी संभावनाएं बन रही है, 3। 3 में से, ठीक है, कोई एक ही आएगा ऊपर। तो इसे अगर काट देते हैं तो क्या होगा, 1/2 हो सकता है। ठीक है, 1/2 या 3/6 या 1/2। ठीक है, प्रायिकता यही होगा। ठीक है, प्रायिकता क्या होगा, 3/6 या 1/2। अब देखिए जो 3 संख्या आएंगी, 2 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा। ठीक है, इसी में से कोई एक आएगा, या 2 आ जाए या 3 आ जाए या 5 आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। सही के सामने राइट एवं गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या होता है। किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या होता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। एक मान लिया जाए कि एक विषम संख्या हम लेते हैं 5। तो 5 विषम संख्या लिए, तो 5 का जो विषम संख्या का घन होगा, घन मतलब किसी भी संख्या का 3 बार गुना। तो 5 × 5 = 25, 25 125। तो क्या यह सम हुआ, नहीं। यह सम है, नहीं है, मतलब यह कथन गलत है। नेक्स्ट में चलते हैं। 2x × 3x + 5x = 6x² + 10x² तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। 2x को पहले 3x में गुना करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट में जो भी संख्या होता है उस सब को बाहर वाले से गुना करते हैं। ठीक है, बाहर वाला जो है उसमें उसे अंदर वाले सभी से गुना करते हैं। तो चलिए 2x से पहले गुना करते हैं। 2x × 3x तो क्या हो गया, 6x² प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। 5x/22 से 2x तो क्या होगा, 10x² तो देखिए क्या यही संख्या मिल रहा है, तो हाँ 6x² + 10x² मतलब यह कथन क्या है, सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। सभी आयत वर्ग होते हैं
सभी आयत वर्ग होते हैं? नहीं, सभी आयत वर्ग नहीं होते, सभी आयत वर्ग नहीं होते, क्योंकि देखिए सभी वर्ग आयत होते हैं लेकिन कोई भी आयत वर्ग नहीं होगा, क्योंकि आयत में क्या होता है, जरूरी नहीं है कि सभी भुजाएं बराबर ही हो। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। -19/29 गुने 29/-19। अब देखिए इसे हल करते हैं तो 29 से 29 कट गया, 19 से 19 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो क्या हुआ, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। तो यह कथन क्या है, सही है। ठीक है, क्योंकि अगर अंश और हर को आपस में पूरी तरह से हम काट देते हैं तो क्या बच जाता है, मान 1 बच जाता है। तो यह बराबर में 1 है, इसके मतलब यह कथन क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। इसका मतलब यह कथन भी सही है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तीसरा है हमारा मिलान कीजिए स्तंभ अ से स्तंभ ब को। देखिए पहला प्रश्न है हमारा 1 का पावर m का पावर n। तो जैसा कि हम जानते हैं कि a घात की घात होने पर क्या होता है, उसका गुना हो जाता है। ठीक है, तो 1 का पावर m, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a का पावर m गुने n। तो यहाँ a का पावर m गुने n, तो यह हो जाएगा a का पावर m गुने n बराबर a का पावर m n। देखिए किसमें है, इसमें है। दूसरा है -4p गुने 7p। तो -4p गुने 7p, तो 4 सते 28p स्क्वायर, -28p स्क्वायर किसमें है, देखिए इसमें। ठीक है, तीसरा है हमारा घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुने B गुने H। ठीक है, 7a स्क्वायर प्लस 14a। प्रश्न है 7a स्क्वायर प्लस 14a। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इस दोनों में कॉमन हमें दिख रहा है 7a। 7a क्या है, कॉमन है, तो 7a निकाल लिए, तो इसमें क्या बचा, सिर्फ a बचा। इस तरह से इसको कर लेते हैं, a प्लस 14a को हम लिख सकते हैं 7a गुने 2। ठीक है, अब देखिए इसमें से 7a निकाल लिए तो क्या बचा, a बचा, प्लस इसमें से 7a निकाल लिए तो क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। ठीक है, तो ऐसा किसमें है, तो देखिए इसमें 7a इंटू a प्लस 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है a का पावर m गुने a का पावर n। a का पावर m गुने a का पावर n। तो जब आधार सेम होता है, आधार सेम होने पर पावर क्या है, आपस में जुड़ जाता है। तो आधार क्या है, सेम है, तो सेम हो गया, प्लस m और n, m प्लस n। आधार सेम होने पर पावर जुड़ जाता है, किसमें, गुना में। गुना में क्या होता है, आधार सेम होने पर पावर जुड़ जाता है। तो m प्लस n हो गया। देखिए किसमें है, इसमें है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 12,600 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले इस प्रश्न में क्या देखेंगे? मूलधन। तो मूलधन क्या है? मूलधन प्रिंसिपल कितना है? 12,600। ठीक है। दर जिसे हम कहते हैं रेट, यह क्या है? 10% पर एनम। ठीक है। वार्षिक क्या कह सकते हैं? ईयरली। अब देखिए समय, समय भी हमारा दिया हुआ है। टाइम कितना है? 2 वर्ष। इसे हम एन से डिनोट कर लेते हैं, टाइम को एन से। ठीक है। अब देखिए पूछा जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसमें मिश्रधन निकालना है हमें। तो मिश्रधन का सूत्र क्या होता है? ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 इंटू टी टाइम या एन। ठीक है। अब देखिए ए बराबर, ठीक है, पी कितना है हमारा? 12,600। 1 प्लस रेट कितना है? 10/100। टाइम कितना है? 2 वर्ष। ठीक है। अब देखिए इसे 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 10 एकम 10, 1 11। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 10 एकम 10 और 1 11/10 पावर 2। ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ए बराबर 12,600 गुने 11/10 पावर 2 है तो 2 बार इसका गुना। 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। ए बराबर 126, 11 गुने 11, 121। ए बराबर हो गया हमारा 15,246। ठीक है। हमारा मिश्रधन कितना आया? इतना आया। ठीक है। मिश्रधन इतना आया। मूलधन हमें पता है, मिश्रधन भी आ गया। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है कि ब्याज कितना हुआ। तो चक्रवृद्धि ब्याज CI जिसे कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। ये मूलधन था और ये मिश्रधन आया। तो मिश्रधन कितना आया? 15,246 माइनस मूलधन कितना था? 12,600। तो ब्याज कितना देना पड़ा? जब इसे मिश्रधन में मूलधन को घटाएंगे तो ब्याज आ जाएगा हमारा। तो ब्याज हो गया हमारा 2,646। जब इसे घटाएंगे तो आएगा 2,646। ठीक है। तो उत्तर हमारा है चक्रवृद्धि ब्याज 2,646 रुपया है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 2,646 रुपया। ठीक है। हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना था तो हमने ज्ञात कर लिया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 2,646 रुपया। ठीक है। देखिए इस तरह से मूलधन, दर, समय, मिश्रधन निकाल लिए। मिश्रधन निकालने के बाद ब्याज भी निकाल लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यदि 15 श्रमिक किसी दीवार के निर्माण कार्य को 48 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 15 श्रमिक किसी दीवार के निर्माण कार्य को 48 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? ठीक है। कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी?
चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए दीवार जो है, दीवार को 30 घंटे, कितने घंटे में पूरा करना है? 30 घंटे में निर्माण, तो इससे होगा निर्मित करने के लिए 22, संख्या मालूम नहीं है, निकालना है, तो 22 श्रमिकों की आवश्यकता या जरूरत है, आवश्यकता है। ठीक है, कह रहा है प्रश्न में कि 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता है। तो देखिए इसे हम इस तरह से बॉक्स बना लेते हैं पहले। ठीक है, 2 लाइन हॉरिजॉन्टली और 2 वर्टिकली। चलिए, घंटों की संख्या नीचे श्रमिकों की संख्या। ठीक है, तो देखिए 48 घंटे लगते थे, 48 घंटे, जब कितने श्रमिक काम करते थे? 15 श्रमिक। अब कितने घंटे काम करना है? कितने घंटे में? 30 घंटे में। तो कितने श्रमिक लगेंगे? नहीं मालूम है, तो 22। ठीक है, अब आपको यह समझना है कि देखिए, अगर किसी काम को 2 आदमी एक दिन में कर रहा है, 2 आदमी एक दिन में कर रहा है, तो एक आदमी कितना में करेगा? अधिक समय लगेगा, समय अधिक लगेगा। यहां क्या है? और अगर कम समय में करना हो तो आदमी अधिक लगेगा। ठीक है, समझिए, अगर समय बचाना हो तो आदमी का संख्या क्या होगा? बढ़ाना पड़ेगा। अगर समय ज्यादा और करना है कि नहीं ज्यादा समय लगे, तो आदमी का संख्या कम करना होगा। आदमी कमेगा तो समय बढ़ेगा, आदमी बढ़ेगा तो समय घटेगा, समय बढ़ेगा तो आदमी घटेगा। ठीक है, तो यहां देखिए, जब 48 घंटा में काम करना था तो 15 व्यक्ति काम कर ले रहे थे। अब क्या करना है कि घंटा कम हो गया, 48 से 30 हो गया, मतलब संख्या घंटों का कम गया, तो श्रमिकों का संख्या क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसमें जो स्थिति बन रहा है वह स्थिति बन रहा है प्रतिलोम समानुपात की। इसलिए यहां हम एक ऐसे कर लेते हैं, इसे मान लेते हैं हम x1, x है तो यह क्या होगा? y1 होगा, यह हो जाएगा x2, तो यह हो जाएगा हमारा y2। ठीक है, इसलिए x1 गुने y1 बराबर x2 गुने y2। ठीक है, x1 y1 बराबर x2 y2। देखिए x1 y1, तो x1 कौन है? यह है 48, तो 15 बराबर 30 गुने y2। ठीक है, तो 15 दूना 30 और 2 से इसे काटे तो हो गया 24, तो 24 बराबर y2 किसे लिए हैं? इसे लिए हैं y को। ठीक है, तो कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? तो 24 श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो इस कार्य को करने के लिए, तो इस कार्य को 30 घंटे में समाप्त
करने के लिए 24 श्रमिकों की आवश्यकता होगी या आवश्यकता है। ठीक है, इस तरह से हम बना लिए हैं। और भी तरीका है बनाने का, जैसे देखिए 48 घंटे में किसी कार्य को 15 मजदूर करते हैं। ठीक है, तो 1 घंटे में, अब देखिए 48 मजदूर मिलके 15 घंटा में कर रहे हैं, तो 1 घंटे में करने के लिए मजदूर की संख्या अधिक होगी, तो 48 गुने 15 मजदूर। तो 30 घंटे में करने के लिए 48 गुने 15/30 कट गया 24। इस तरह से भी इसे हम हल कर सकते हैं शॉर्ट में, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5वां नंबर। एक कार द्वारा तय की गई दूरी सारणी में दी गई है। आलेख बनाकर नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। समय दिया हुआ है एक रो में और एक में दूरी दिया हुआ है। देखिए 6 बजे प्रातः दूरी 40 किलोमीटर, 7 बजे प्रातः 80 किलोमीटर, 8 बजे प्रातः 120 किलोमीटर, 9 बजे प्रातः 160 किलोमीटर। ठीक है, 7 बजे प्रातः व 8 बजे प्रातः के समय अंतराल में कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई है? कार द्वारा 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेने पर समय क्या था? ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न के हिसाब से आलेख बनाकर नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो चलिए एक आलेख बना हुआ है, तो चलिए इसे ग्राफ पेपर पर बनाते हैं। ठीक है, एक ग्राफ है, देखिए इस तरह का ग्राफ पे 2 लाइन खींच लेना है, एक वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टली। हिंदी में इसे कहते हैं एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा। तो सबसे पहले एक्स लाइन खींचते हैं एक, तो देखिए एक्स लाइन इस तरह से खींच लिए। बाई लाइन ऊपर होता है ऐसे वर्टिकली, तो लाइन बाई खींच लिए। ठीक है, इस स्थान पे 0 देना है, 0 दे दिए। अब देखिए इसे x और इसे y। ठीक है, एक तरफ हम अब क्या करना है, इसे बराबर भागों में, देखिए ये जो बॉक्स दिया हुआ है यह क्या है, बराबर बराबर भागों में सभी दिया हुआ है। इसमें हम इकाई मान लेते हैं, इस स्थान से इस स्थान तक 1 इकाई। ठीक है, तो 1 इकाई बराबर 1 इकाई बराबर 40 किलोमीटर। ठीक है, इस तरफ डिस्टेंस लिख लेते हैं, दूरी, और नीचे हम समय दे देते हैं, समय। ठीक है, समय, ये दूरी किलोमीटर में और समय घंटा में, या इसे घंटों में। ठीक है, दूरी किलोमीटर में हो गया और समय घंटों में। इस तरह से ग्राफ पर बना लेना है। अब चलिए प्रश्न में, प्रश्न से कह रहा है दूरी 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 160 किलोमीटर। समय 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। चलिए इसे उतार लेते हैं। तो एक यूनिट कितना माने हैं, 40 किलोमीटर, तो इस स्थान से इस स्थान तक 40, इस स्थान पे 80, इस स्थान पे 120,
और यहाँ 160। तो इसी तरह 40-40 के अंतराल पे, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं 200, 240, 280, 320, 360। ठीक है। अब समय देखिए, इस स्थान से इस स्थान तक 6 बजे शुरू होता है। 6, 7, 8 और 9। ठीक है। इसी तरह आगे भी लिख लेते हैं 10, 11, 12, 13, 14। ध्यान से देखिए, यह क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा पे क्या दर्शाया गया है? समय दर्शाया गया है। ठीक है। क्षैतिज रेखा पर समय दर्शाया गया है और ऊर्ध्वाधर रेखा पर क्या दर्शाया गया है? दूरी दर्शाया गया है, डिस्टेंस दर्शाया गया है। ठीक है। प्रश्न से 6 बजे प्रातः कितने दूरी तय कर लेती है? 40 किलोमीटर। ठीक है। तो देखिए 6 बजे कितने दूरी? 40। तो इस स्थान पर हम इस तरह से पॉइंट दे देंगे। 7 बजे कितनी दूरी? देखिए 7 बजे 80 किलोमीटर। तो 7 कहाँ है? यहाँ है। 80 इस स्थान पर है, 80 किलोमीटर। इसी प्रकार 8 बजे 120 किलोमीटर और 9 बजे 160 किलोमीटर। ठीक है। अब देखिए यह आलेख बन गया। तो यह कैसा आलेख है? अगर देखिए सभी पॉइंट एक दूसरे से मिल जा रहा है सीधी रेखा में, तो यह कैसा आलेख हो जाएगा? तो यह हो जाएगा हमारा रैखिक आलेख। यह हो जाएगा हमारा रैखिक आलेख, क्योंकि यह एक रेखा में एक लाइन में सारा क्या है? मिल रहा है। तो देखिए मिल जा रहा है। रैखिक आलेख, इसे कहते हैं रैखिक आलेख। अब चलिए प्रश्न के अनुसार इसका जवाब देते हैं। प्रश्न कह रहा है 7 बजे प्रातः व 8 बजे प्रातः के समय अंतराल में कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई? कितनी दूरी तय की गई? 7 बजे प्रातः व 8 बजे प्रातः के समय अंतराल में कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई? ठीक है। तो देखिए 7 से 8 बजे के बीच कितनी दूरी तय की गई है? तो 8 बजे कितनी दूरी है? 120 है। तो 8 बजे से लिखते हैं हम 8 बजे तक तय की गई दूरी बराबर 120 किलोमीटर। ठीक है। और 7 बजे तक तय की गई दूरी बराबर 80 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ? दूरी कितना तय किया 7 से 8 के बीच? तो दूरी बराबर 120 किलोमीटर माइनस 80 किलोमीटर बराबर 40 किलोमीटर। ठीक है। मतलब 1 घंटे में 7 बजे से 8 बजे तक 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है। 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कहने का मतलब है कि 1 घंटे में कितना दूरी तय किया? देखिए 7 बजे कितना था? 80 पर था और 8 बजे कहाँ पहुंच गया? 120 पे। मतलब है कि 40 किलोमीटर 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है। 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कार 7 से 8 बजे के बीच 40 किलोमीटर की दूरी तय की। इसी में दूसरा है कार द्वारा
100 किलोमीटर दूरी तय कर लेने पर समय क्या था? कार द्वारा 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेने पर समय क्या था? ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न से चलते हैं। कार की गति क्या थी? कार की गति बराबर 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड था। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कार द्वारा 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेने पर समय क्या होगा? तो कार 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो 2 घंटे में 2 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 1 घंटे में 40 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 80 किलोमीटर। अब 80 किलोमीटर तय कर लिया 2 घंटे में, शेष कितना समय बचा? 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा? तो आप जानते हैं कि 40 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है। ठीक है, 1 घंटा। तो 20 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा? आधा घंटा। तो आधा घंटा बराबर क्या होता है? 30 मिनट। कितना होता है? 30 मिनट। मतलब कि 2 घंटे 30 मिनट में वह 100 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। 2 घंटे 30 मिनट में वह 100 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। तो चलिए 2 घंटे 30 मिनट ग्राफ से बनाते हैं इसे। तो देखिए 2 घंटा कहाँ हुआ? यहाँ से यहाँ 1 घंटा, यहाँ से यहाँ 2 घंटा, और इस स्थान के बीच में जो आया वह हुआ 2.5 घंटा। तो इसे हम सीधे इस स्थान पर मिला लेते हैं। ठीक है, इस स्थान पर क्या है? 100 और यहाँ 7.5 किलोमीटर। इस तरह से इसको बना लेते हैं अप्रॉक्स। ठीक है, 100 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4/z ब्रैकेट z² प्लस 6z माइनस 16 ब्रैकेट बंद भागा 2 ब्रैकेट z प्लस 8। यह एक क्या है? बीजीय व्यंजक है। अब इसे सरल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यह जो व्यंजक है इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो कह रहा है z² प्लस 6z माइनस 16। यह द्विघात समीकरण का प्रश्न है। यह जो है इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं? तो z² लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद प्लस 16 को z से गुना करेंगे z² से, तो क्या होगा? 16z²। ठीक है, क्या हो जाएगा? 16z² माइनस 16z²। तो इसी तरह हम इसे भी 2 ऐसे गुणनखंड में बांट देंगे कि जिसे गुना करने पर 16z² आए और जोड़ घटाव करने पर 6z आ जाए। तो देखिए 16 को हम कैसे कर सकते हैं? देखिए 8z माइनस 2z माइनस 16। देखिए 8z माइनस 2z जब गुना कीजिएगा दोनों को तो कितना आ जाएगा? 16z² आ गया, और जब इसे घटाएंगे तो फिर से यह मूल संख्या में वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी 2 संख्याएं
इसमें ज्ञात करना है जिसका गुणनफल -16 हो, -16z² हो, और जिनका योगफल क्या हो, 6z हो। ठीक है, तो वह संख्या हमें मिल गया। कौन सा मिला? 8z - 2z। अब इसे हल करते हैं। इसमें z कॉमन ले लेते हैं, तो z कॉमन लिए तो इसमें से एक z ले लिए तो एक z बचा, प्लस का साइन, इसमें से एक z ले लिए तो क्या बच गया? ये 8 हो गया। फिर से माइनस का साइन। अब इस दोनों में कॉमन लेना है, तो इसमें z है, इसमें z नहीं है, तो कॉमन z नहीं होगा, तो कॉमन 2 लेते हैं। 2 लिए कॉमन, तो क्या हो गया? यहाँ z सिर्फ बचा। ये माइनस साइन है तो ये साइन बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसमें से 2 निकाल लिए तो यह क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए z - 2 इंटू z - 8, यह हमारा समीकरण का हल हो गया। अब देखिए क्या करना है, अब इसे लिख लेना है इस तरह से, 4 by z इंटू z - 2 इंटू z - 8। बात सेम है, भाग की क्रिया है। देखिए भाग का साइन है तो भाग कर लिए। भाग करने के बाद क्या करना है? भाग के बाद क्या है? 2 बाई, तो 2 बाई इंटू z प्लस 8। एक मिस्टेक है यहाँ, देखिए यहाँ क्या होगा? +8 है तो ये प्लस। ठीक है, अब देखिए z + 8 से z + 8 क्या है? कट गया। ठीक है, ये 2 से ये 2 कट गया, ये 22 से ये 22 भी कट गया, तो क्या बचा? 2z इंटू z - 2। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। 2z इंटू z - 2, यह क्या हो गया? आंसर हो गया हमारा। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, या और इसे गुना कर लीजिए। 2z से z में गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? 2z² माइनस 2z इंटू 2 तो हो जाएगा 4z। यह भी हो जाएगा, यह भी हो सकता है। ठीक है, यह भी हो सकता है और यह भी हो सकता है। ठीक है, वार्षिक परीक्षा 2026 वर्ग अष्टम का यह अंतिम प्रश्न था। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।